नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और ये डे 13 का वीडियो है जैसे कि आप देख रहे हैं। शुरू करते हैं आगे। और इससे पहले एक बात कहनी है आपसे कि जो पीछे 12 लेक्चर छूटे हुए हैं ना, उसको कवर कर लीजिएगा। दर्जन भरी है, कुछ ज़्यादा नहीं है और थोड़ा सा समय लगाकर अगर आप देख लेते हैं तो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी। पीछे से आप फाउंडेशन बना लेंगे और यहाँ आपको ईंटें आगे रखने में, मतलब इमारत को ऊँचा करने में सहायता मिलेगी। नींव मजबूत रहती है ना तो आगे इमारत अच्छी बनती है। तो वैसे ही आपके नॉलेज की भी नींव मजबूत होनी चाहिए और वो पीछे से जब आप देखेंगे तो जो बेसिक चीज़ें हैं वहाँ आपको पता लगेंगी और वहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, आपको मज़ा भी आएगा। फिलहाल यहाँ जो हम इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक लेकर शुरू करने वाले हैं वो है माउंटेन रेंजेस का। और ये जो माउंटेन रेंजेस और हिल्स हैं ये साउथ और सेंट्रल इंडिया की, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ साउदर्न पार्ट को हम देखेंगे। जब हम नॉर्थ से साउथ की ओर मूव करते हैं तो बीच में एक पेटी जैसी आती है, एक बेल्ट आता है जो कि सेंट्रल पार्ट है, तो उसको भी हम कवर करेंगे। वहाँ भी बहुत सारी महत्वपूर्ण माउंटेन पीक्स हैं। अब ये देखने के लिए आता है कि जो हिमालयन रीजन है और जो साउदर्न पार्ट है यानी प्लेटू वाला मेनली पोर्शन है, तो उसमें ऊंचाई का फ़र्क है। ज़्यादा ऊंची जो पर्वत चोटियाँ हैं वो कहाँ मिलती हैं? हिमालय में पाई जाती हैं और वो वैसे भी एक फोल्ड माउंटेन है, फोल्डेड है। तो इस तरह के माउंटेन्स जो होते हैं वो हमेशा ऊंचे ही होते हैं। अब ये अलग बात है कि अरावली जो है वो समय के साथ घिस कर छोटा हो गया है, नहीं तो वो भी कभी किसी ज़माने में बहुत ऊँचा था, लेकिन हिमालय तो नया है तो उसकी ऊँचाई ज़्यादा है। अब जैसे जैसे हम साउदर्न पोर्शन की ओर मूव करते हैं अपने देश में, यानी समुद्र की ओर हम जा रहे हैं, दक्षिण की ओर जा रहे हैं, तो ऊंचाई कम होने लगती है। मतलब जो माउंटेन पीक्स आएंगी उनकी हाइट आप देखेंगे कि उतनी नहीं रहेगी जैसे कि आप कंचनजंगा की देखते हैं, एवरेस्ट की देखते हैं, वैसी वाली नहीं। तो ये सब क्यों है, मतलब इसके पीछे कौन से कारण जिम्मेदार हैं, इसको भी हम देखेंगे। अब यहाँ देखिए कि हमने साउदर्न पोर्शन को उठा लिया है। इसका मतलब है कि हिमालय वाली जो माउंटेन पीक्स हैं या जो रेंजेस हैं उनको हमने पहले ही कवर कर लिया है। हम नॉर्थ से होते हुए पूरा जो भारत दर्शन है उसको करते हुए तब साउथ की ओर मूव कर रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि पीछे के लेक्चर एक बार देख लीजिए। चलिए पहले नक्शे को देख लेते हैं। ये जो मैप है ना, इसमें ऊपर वाला हिस्सा भी हालांकि देख ही लीजिए। चलिए देखिए, ये पामीर नॉट है और इधर जो है ये आपका हिंदू कुश है। यहाँ पे कुल्लुन, ये पूरी रेंज जो है, ये नॉट का मतलब गांठ होता है, तो ये गांठ जैसा स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं। जहाँ जैसे मान लीजिए कोई एक लंबी रस्सी है, बीच में अगर आप उसको तोड़ देते हैं तो जोड़ने के लिए गांठ लगाते हैं, या किसी कारणवश उलझ गई और गांठ पड़ गई तो वो हिस्सा थोड़ा मोटा हो जाता है। तो ये जो पामीर नाट है आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी मोटी है, गांठ जैसी। इधर आपका हिंदू कुश है और ये रही सुलेमान की रेंज। और इधर कुछ नदियों को आप देख रहे हैं, पाकिस्तान मतलब पहले हमारा हिंदुस्तान ही था। तो ये इंडस रिवर है और इंडस को सपोर्ट करने वाली उसकी सगी बहनें हैं जैसे कि झेलम है और चेनाब और रावी भी हैं, सपोर्ट कर रही हैं। मतलब बेसिकली आप देख रहे हैं कि चेनाब और रावी जाकर ये अंत में झेलम और यहाँ पे सतलुज जो है मिल जा रही है। मतलब ये सारी नदियाँ एक साथ हो जा रही हैं और अंत में जाकर ये इंडस को सपोर्ट कर रही है और इंडस जाकर अरब सागर में, अरेबियन सी में गिर जा रही है। तो इस तरीके का यहाँ काम हो रहा है। ये सब हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। यहाँ आपकी लद्दाख रेंज है, ये रहा काराकोरम और ये है अपना माउंट केटू। ठीक विवादित क्षेत्र है पीओके वाला, लेकिन ये गॉडविन आस्टिन माउंट केटू जो है ये सबसे ऊंचा पर्वत है भारत का। और यहाँ आप देख रहे हैं नीचे शिवालिक, गिरिपथ क्षेत्र इसको कहा जाता है। फुट हिल, ये पर्वत जो मतलब पूरा हिमालय पर्वत है उसका पदीय क्षेत्र है, नीचे का हिस्सा है। और यहाँ पे आपका कैलाश रीजन है, मतलब कैलाश मानसरोवर। और इधर आप देख रहे हैं ये कामित है, ये नंदा देवी है, ये सब पर्वत चोटियाँ हैं। यहाँ धौलागिरी आपका है, यहाँ पे ये अन्नपूर्णा है नीचे। थोड़ा सा यहाँ ये भी पूछ लिया जाता है कि नॉर्थ और साउथ में कौन सा है, तो इसमें आप ये देखेंगे जैसे अब कामित जो है वो थोड़ा सा नॉर्थ में है, उसकी तुलना में नंदा देवी अपेक्षाकृत साउथ में है, साउथ ईस्टर्न पोर्शन पड़ेगा हल्का सा। कैलाश को आपने देखा, इसे जरा सा जूम कर लिया जाए। अच्छा, इसके बाद नंदा देवी को आपने देख लिया और ये रहा आपका धौलागिरी, यहाँ पे है, ठीक ध्यान दीजिएगा। और ये रहा अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है ही है, आप लोकेशन के हिसाब से देख रहे हैं, पूरा नेपाल ही तो है। और ये है कंचनजंगा। अच्छा, यहाँ पे छोटा सा सिक्किम है और इसे ज़रा साफ कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए आप, ये नॉर्दर्न प्लेन है। आप ये जानते होंगे ना कि टेथिस सी नाम की एक उथली जल संधि हुआ करती थी पहले, जो कि यूरेशियन प्लेट और हमारी जो इंडियन प्लेट है उसके बीच में पाई जाती थी। जब हमारी इंडियन प्लेट, जो इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट है, वो मूव करने लगती है यूरेशियन प्लेट की ओर और उसके नीचे जाकर सबडक्ट होना शुरू होती है, तो सबडक्शन की वजह से वो चीज़, मतलब जो वो हिस्सा था, उथला पानी का एरिया था, वो उभरने लगता है। मतलब अंदर से उसकी गहराई खत्म होने लगती है और धीरे धीरे करके समय के साथ साथ वो उभार जो है वो बड़ा होता जाता है और ज़्यादा ऊंचा हो जाता है तो पर्वत बन जाता है, और वही हिमालय है।
और वहाँ जितना पानी और उसका सेडिमेंट था वो सब बहकर किनारे पर इकट्ठा हो जाता है और ऐसे बनते हैं नॉर्दर्न प्लेन मैदान। बड़े ही उपजाऊ हैं और इसको उपजाऊ बनाने में जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, जो कि हिमालय से भी काफ़ी पहले से बन चुकी थी, ग्लेशियर वगैरह जो बने, तो उनसे निकलने वाली नदियाँ अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट, बहुत सारे अवसाद बहा कर ले आती हैं और उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि मैदानों को पोषित करते हैं। मतलब एक लेयर सॉइल की उसका फॉर्मेशन होता है, तो उसके बाद जब अगली बरसात या अगली बाढ़ आती है तो नई लेयर जो है वो तैयार हो जाती है। बांगर और खादर आपने सुना होगा। तो ये सब चलता रहता है। नॉर्दर्न प्लेन को भी हम देख रहे हैं। अच्छा, हिमालय से निकलने वाली कुछ नदियाँ हैं जैसे कि गंगा, गंगोत्री नाम का जो ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है, गोमुख नाम के स्थान से। और बाद में असल में गंगा जब जो गंगोत्री हिमनद है, ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती हैं तो उसके बाद वो भागीरथी के रूप में वहाँ दिखाई देती हैं। वो धारा जो है वो भागीरथी कहलाती है। अलकनंदा आकर जब उसमें देवप्रयाग में मिल जाती है, पंचप्रयाग उत्तराखंड के आप जानते हैं, तो देवप्रयाग में जब मिल जाती है तो वो बनती है कंप्लीटली गंगा। और गंगा में बहुत सारी पहाड़ी छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती हैं और मैदानी हिस्से में आप देख रहे हैं कि मेनली यमुना आकर गंगा को सपोर्ट करती है प्रयागराज में। और यमुना की भी बहुत सारी सपोर्टर है। यमुना कहाँ से निकलती है? ये भी हिमालयी क्षेत्र ही है, यमुनोत्री हिमनद है। चंबल रिवर इन्हें सपोर्ट करती है, सिंध सपोर्ट करती है। ये सिंध है, ध्यान दीजिएगा, सिंधु नहीं। अच्छा, इसके बाद ये सोन है, सोन भी जाकर मिलती है। अंत में कोसी मैया आकर मिल जाती है गंगा में इधर से। ये नेपाल की तरफ से बहते आती हैं और अपने साथ इतना ज़्यादा बेहिसाब पानी ले आती हैं और इतना प्रचंड वेग होता है कि बिहार का शोक इनको कहा जाता है। मतलब कब रास्ता बदल कर ये किस गाँव को तबाह कर देंगी, कुछ भरोसा नहीं। और अंत में गंगा इन सबसे सहयोग लेते हुए ये बहते बहते बांग्लादेश में पहुंचती हैं और वहाँ पर इनका नाम चेंज हो जाता है। जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से पुकारा जाता है। और यहीं पर गंगा से आकर मिल जाती है ब्रह्मपुत्र, जो कि इधर से अपना पानी बटोर कर ये तिब्बत वाला जो पोर्शन है यहाँ से कवर करते करते सांगपो के नाम से ये आगे बढ़ती है। नामचा बरवा के पास से गुजरते हुए ये अरुणाचल से हमारे इंडिया में प्रवेश करती है और उसके बाद कही जाती है ब्रह्मपुत्र। इसमें कुछ और नदियाँ भी आकर मिलती हैं, तो वो हम जब नदी तंत्र देख रहे थे तो पिछले लेक्चर में आप देखिएगा। ठीक, तो ये ब्रह्मपुत्र के नाम से आगे बढ़ रही है और इधर से ये पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्टर्न जो पोर्शन है वहाँ से गुजरते हुए अंत में बांग्लादेश में। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये गंगा के साथ जब मिल रही है ना तो एक तिकोना एरिया डेवलप हो रहा है और यही जो ट्रेंगुलर शेप है इसी को हम कहते हैं डेल्टा। ग्रीक अल्फ़ाबेट है डेल्टा, ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज जो होती है उसमें जैसे हर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें अल्फ़ाबेट होते हैं, ABCD होता है, या फिर आप हिंदी पर वर्णमाला पढ़ते हैं तो क ख ग घ होता है। वैसे ही जब आप ग्रीक लैंग्वेज का अध्ययन करते हैं तो उसमें बहुत सारे अल्फ़ाबेट होते हैं, उसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर होता है। तो जो डेल्टा आप देख रहे हैं ये कैपिटल लेटर में, मतलब कैपिटल लेटर में अगर आप लिखेंगे डेल्टा को तो ऐसे लिखेंगे और वही डेल्टा यहाँ बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच में। और ऐसी बहुत सारी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। आप देखेंगे कि ईस्टर्न घाट की ओर से बे ऑफ बंगाल में समाहित होने वाली जितनी भी नदियाँ हैं मैक्सिमम उसमें से डेल्टा का निर्माण करती हैं और काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का ये जो डेल्टा है और उसके बाद ये गंगा जो है मतलब ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर ये अंत में जाकर समुद्र में मिलती है। गंगा सागर नाम का यहाँ जगह है, पवित्र तीर्थ है, लोग जाते हैं दर्शन के लिए, मतलब देखने के लिए। तो ये जो डेल्टा है यहाँ सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं और ये सुंदरवन का डेल्टा कहलाता है। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पाया जाता है। ये सारी कहानी आपको इसलिए सुनाई जा रही है ताकि आप इसे रिकॉल कर सके बाद में। अच्छा, अब इसके बाद नीचे चलते हैं जो कि हमारा असली काम है। यहाँ तो हमें ये देखना था ना कि जो साउदर्न हिली रीजन है वो कैसा है, उसमें कौन कौन सी चोटियाँ हैं, कौन ऊँची है कौन छोटी। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं ये है हमारे इंडिया का मिडिल पार्ट, लगभग मिडिल पार्ट है। आप जानते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग बीच से होकर गुजरती है, मतलब हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते, फिर भी एक मोटे तौर पे। तो ये है विंध्य रेंज और कहा जाता है कि विंध्य रेंज जो है वो भारत के बीच वाले हिस्से में है, मतलब ये मध्य एकदम भाग है और ये भारत को दो हिस्सों में क्लियरली डिवाइड करती है, नॉर्थ और साउदर्न पार्ट। तो ये विंध्य रेंज है। यहाँ पे आपकी रिवर नर्मदा है जो कि अंत में जाकर अरेबियन सी में गिर जाती है और इसका प्रवाह काफ़ी तेज होता है। छोटा रास्ता अख्तियार करती है, तेज प्रवाह होता है, इसकी वजह से ये एस्टुरी बनाती है। ध्यान दीजिएगा, नर्मदा और तापी जैसी जो रिवर है जो कि तेज बहने वाली है, छोटा रास्ता उन्हें तय करना होता है, ज़्यादा लंबा रूट नहीं तय करती, तो वो ज़्यादातर एस्टुरी बनाती है। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये तापी है और ये अजंता रेंज है, ये महादेव हिल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सतपुड़ा है। सतपुड़ा भी काफ़ी पुराना है। दक्कन प्लेटू पूरा ही पुराना है। हिमालय से अगर हम कंपेयर करें ना तो इसकी जो उम्र है वो ज़्यादा है और इसीलिए इसमें स्थिरता भी ज़्यादा है। हालांकि हमारी नेचर में कुछ भी स्थिर नहीं है। जब नेचर चाह लेगी तो अंदर से जो इंडोजेनिक और बाहर से जो एक्सोजेनिक फोर्सेज है ना वो सब कुछ हिलाने में सक्षम होते हैं, लेकिन फिर भी। और ये पूरा ग्रेनाइट लावा से बना हुआ है, काली मिट्टी उसी से जनरेट होती है। तो किसी समय में ज्वालामुखी फटा रहा होगा और उससे निकला हुआ जो मैग्मा है वो यहाँ जम गया है, जो कि काफ़ी ठोस है। आप जानते ही हैं ग्रेनाइट कितना कठोर होता है। तो इस तरह की जो ग्रेनाइट और नीस की यहाँ संरचना है, स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब कुल मिलाकर ये तापी को आपने देखा और यहीं पर है, देखिए ये छोटी सी रिवर है माही। हालांकि रिवर वाला पोर्शन हम अलग कवर करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ दिख रहा है तो उसको देख लीजिए। देखिए ये माही रिवर है और ये काठियावाड़ का पेनिसुला है, ध्यान से देखिएगा ये वाली। और यहीं पर है ये रिवर साबरमती। अरावली रेंज ये जस्ट बगल में झांक रही है और यहाँ पे ये लूनी है जो कि अंत में जाकर रेगिस्तान में गायब हो जाती है। और ये आपका कच्छ का रण है, नमकीन रेगिस्तान,
ठीक, इतना आपने देखा। सतपुड़ा रेंज को आप देख ही रहे हैं, ये नर्मदा बीच में से, ये विंध्याचल इधर है और इधर सतपुड़ा है, बीच में से नर्मदा होकर बह रही है। अच्छा, यहाँ पे कैमूर हिल्स है और ये आपका बुंदेलखंड है। मालवा प्लेटू ये आपका यहाँ दिखाई दे रहा है, मालवा प्लेटू। और नीचे ये मैकाल है और ये बघेलखंड का प्लेटू है, छोटा नागपुर का प्लेटू है, रामगढ़ हिल्स है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य आपका है, फिर इधर आपका गढ़जात हिल है और ये रहा मलयगिरी। मलयगिरी पर्वत के नाम से आपने सुना होगा, ये पौराणिक इतिहास है, तो उसमें मलयगिरी का जिक्र दिखाई देता है। ये पूरा घना जंगल हुआ करता था, साउदर्न पोर्शन में कोई जाता ही नहीं था। बाद में धीरे धीरे करके वहाँ सिविलाइजेशन डेवलप होती है और तेज विकास होता है। उसके बाद नॉर्थ पिछड़ जाता है, साउथ आगे चला जाता है। तो ये आपने देखा। और महानदी को जरा देख लीजिए, महानदी जो है वो सच में महानदी है, ये डेल्टा बनाते हुए अंत में जाकर समुद्र में मिल रही हैं और ये चिल्का लेक यहीं पास में है। यहाँ महेंद्रगिरी है, इसकी हाइट आप देख रहे हैं 1501 है, मतलब साउथ के हिसाब से अच्छी खासी है, लेकिन तुलना करें अगर हिमालय से तो कुछ भी नहीं। और ये नॉर्दर्न सरकार तट है, इसमें हमने जो कोस्टल एरिया है उसको अलग अलग नाम दिए हुए हैं, तो ये नॉर्दर्न सरकार तट है। यहाँ पे आपकी रिवर कृष्णा है, ये बूढ़ी गंगा कही जाती है, साउथ की गंगा कही जाती है, गोदावरी तो वो है, गोदावरी जो है वो इधर जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ से निकलकर साउथ माफ कीजिए ईस्टर्न पार्ट की ओर फ्लो कर रही है। यहाँ कलसुबाई है, ये सतमाला हिल है, ये गल्फ ऑफ काम्बे है, खंबात है, मतलब वही बात है। और ये गिर रेंज है। ठीक, ये एक क्रम से आपने देखा। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल आप जानते ही हैं कि पूरा मिलाकर इंडियन ओशियन ही है, लेकिन उसके दो पार्ट हमने डिवाइड किए हैं अपने अध्ययन की सुविधा के लिए। अब जरा नीचे चलते हैं। नीचे के पोर्शन के बारे में आप एक मोटी बात तो अच्छी तरह जानते हैं कि बीच का हिस्सा ऊंचा है और दोनों तरफ मतलब वेस्ट और ईस्ट की तरफ ढाल है, स्लोप पाया जाता है। तो जिधर स्लोप होता है, जैसे नदी में उतरते हैं आप, तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम फ्लैट प्लेन की तरह आप जाकर सीधा नदी में घुस जाते हैं। जब नदी की ओर आप उतरने लगते हैं तो नीचे की ओर स्लोप होता है, ढाल होता है। अगर उस पर सीढ़ियाँ नहीं बनी है, सीढ़ियाँ बनी है तब तो आप आराम से उतर जाएंगे। अगर कच्चा घाट होता है ना तो आपको उतरने में बड़ी समस्या होती है, मतलब बालू होता है टोटल और आप फिसलने लगते हैं, तो बच्चों को बड़ा डर लगता है, बड़े लोग तो आराम से उसमें से उतर आते हैं। तो उस तरह की जो स्थितियां हैं वो यहाँ भी पाई जाती हैं, बस फर्क ये है कि बालू नहीं बल्कि चट्टाने हैं। तो जो दक्कन प्लेटू है वो कुछ ऐसे ट्रैंगुलर शेप का है, और ट्रैंगुलर शेप का है तो उसमें जो स्लोप है वो इधर वेस्ट वाले पार्ट में भी है और ईस्ट वाले पार्ट में भी है। ठीक है, और ये जो वेस्ट वाला पार्ट है, इधर वाले स्लोप को हम कहते हैं वेस्टर्न घाट और इधर वाला जो है वो ईस्टर्न घाट है। नाम इसमें दिया गया है दिशा के हिसाब से, सिंपल है पहचानना। ये आपका नॉर्दर्न सरकार था ही, यहाँ चिल्का लेक को आप याद रखेंगे, लोकेशन पूछी जाती है। अच्छा, अरेबियन सी के इधर जरा देखिएगा, ये आपका जो है ना ये कोंकण कोस्ट है। इस कोस्ट का नाम है, कोस्टल एरिया का नाम क्या है? कोंकण। और इसी के नीचे ये मालाबार कोस्ट को आप देख लीजिए, जस्ट जहाँ से ये खत्म हुआ है उसी के नीचे से मालाबार कोस्ट स्टार्ट हुआ है। और आप जानते ही हैं कि भारत का जो मेन लैंड है उसके अलावा कुछ आइलैंड्स भी हमारे कब्जे में है, मतलब हमारे अधिकार में है। एक तो अंडमान निकोबार पूरा आइलैंड ग्रुप है और दूसरा लक्षद्वीप का पूरा ग्रुप है। हालांकि आबादी लक्षद्वीप में काफ़ी कम है लेकिन फिर भी वो हमारा है। तो ये आपका लक्षद्वीप समूह है, ये एटॉल प्रकार की जो कोरल रीफ है उससे घिरा हुआ है। और ये मालाबार कोस्ट है, यहाँ रहा। और ये आपकी अनाईमुडी है, हाइट देख लीजिए, इसकी ऊंचाई का काफ़ी गर्व होता है, लेकिन ऊंचाई देखिए जरा 2695 बस, तो साउथ के हिसाब से ज़्यादा है। बाकी यहाँ पे कार्डेमम हिल है, इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची की खेती के लिए आदर्श स्थान यहाँ पाए जाते हैं। ये गल्फ ऑफ मन्नार है और ये देखिए राम सेतु बीच में। अच्छा, कोरोमंडल कोस्ट जो है वो ये रहा नीचे, और ये रहा नल्ला मल्ला। नल्ला मल्ला पे क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस में। तेलंगाना का प्लेटू कुछ लोग पूछते हैं कहाँ पे है, तो भाई तेलंगाना का प्लेटू जो है वो यहीं पर है। तेलंगाना जहाँ रहेगा वहीं रहेगा तेलंगाना का प्लेटू। वैसे तो आंध्र पहले एक पूरा स्टेट हुआ करता था कंप्लीट, और लैंग्वेज के आधार पे डिवाइड होने वाला वो पहला राज्य, मतलब गठित होने वाला पहला राज्य था। बाद में भी लैंग्वेज के आधार पे ही उसका डिवीजन होता है और उसमें से तेलुगु भाषी जो लोग हैं वो अलग हो जाते हैं, बन जाता है तेलंगाना। तो ये रहा आपका तेलंगाना का प्लेटू, और ये नल्ला मल्ला है। अच्छा, यहाँ पे ये कुछ शेड दिया गया है, मतलब शेडिंग की गई है। तो शेडिंग क्यों की गई है? इसमें आपको दिखाया गया है कि ऊंचाई कितनी है, एलिवेशन दिखाया गया है। जो शेडिंग है ना वो आपको एलिवेशन दिखा रही है कि सी लेवल से कितनी ऊंचाई। तो ये सब हमने देखा। अब जरा सा थ्योरी की ओर चलते हैं, सिर्फ मैप में ही तो रहेंगे नहीं। अंडमान, अच्छा यहाँ आप देख रहे हैं 10 डिग्री चैनल जो है ना वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है, मतलब अंडमान द्वीप समूह जो है और निकोबार दोनों को बीच में से डिवाइड करता है। 10 डिग्री चैनल उसको कहा जाता है। बाकी यहाँ पे आप जो इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो तो देखते ही हैं। थोड़ा थ्योरेटिकल वे में देखिए तो इसमें बताया गया कि द सतपुड़ा रेंज फॉर्म्स द नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ दक्कन प्लेटू। ठीक है, जो सतपुड़ा रेंज अभी हमने देखी है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली सतपुड़ा आपको दिख रही है, ये है। ये क्या करती है? नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती है। नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती है किसकी? दक्कन प्लेटू की। तो ये सीमा रेखा है, और इट लाइज बिटवीन नर्मदा रिवर इन द नॉर्थ एंड रिवर तापी इन साउथ। तो पूछा जाता है कि सतपुड़ा रेंज के नॉर्थ में कौन सी रिवर है, साउथ में कौन सी है, या रिवर के किस साइड में कौन सी रेंज है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए। नर्मदा जो है वो इसके नॉर्थ में है, ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं। इट लाइज बिटवीन द नर्मदा रिवर इन नॉर्थ, और तापी जो है वो इसके साउथ में है। इट स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसका जो एक्सटेंशन है, स्ट्रेच है, वो कितना है? तो मध्य प्रदेश में ये फैला हुआ है और महाराष्ट्र में फैला हुआ है।
धूपगढ़ इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है, सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है और इसकी लोकेशन है मध्य प्रदेश में, जो पंचमढ़ी नाम की जगह है। काफ़ी खूबसूरत जगह है, हिल स्टेशन टाइप का है, देखने जाइएगा कभी। तो ये पंचमढ़ी नाम की जगह पे है। अच्छा, वेस्टर्न घाट इज लोकली नोन बाय डिफरेंट नेम। अब वेस्टर्न घाट को हम लोग वैसे तो एक कंबाइंड या एक कंप्लीट वे में देखते हैं तो हम कह देते हैं कि ये वेस्टर्न घाट है, लेकिन इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि सह्याद्री। सह्याद्री हम कहाँ कहते हैं? महाराष्ट्र में कहते हैं। और इसको नीलगिरी हिल्स के नाम से हम कर्नाटका और तमिलनाडु में जानते हैं। और अन्नामलाई हम कहते हैं और कार्डेमम कहते हैं केरला में। मतलब केरला वाला जो वेस्टर्न घाट का पोर्शन है उसको केरल के लोग क्या कहते हैं? कार्डेमम हिल्स कहते हैं और अन्नामलाई कहते हैं। तो इस तरीके से नाम है। अच्छा, नीचे वाला कोई कोर्स यहाँ आप अगर मतलब पेड ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर यहाँ दिए हुए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ लीजिएगा, प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी। अच्छा, यहाँ देखिए, वेस्टर्न घाट इज कंपेरेटिवली हायर इन एलिवेशन एंड मोर कॉन्टिन्यूअस दैन द ईस्टर्न घाट। अभी हमने देखा कि जो दक्कन प्लेटू है वो ट्रायंगुलर शेप का है, तो उसमें जो एलिवेशन है वो बताया जा रहा है। तो कंपेरेटिवली अब यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, ऐसा नहीं कहा गया कि वो बहुत ऊंचा है, लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर देखें तो वेस्टर्न घाट जो है उसका एलिवेशन थोड़ा हाई है और उसकी तुलना में ईस्टर्न घाट थोड़ा सा धीमी ढाल वाला है, उसका स्लोप उतना तगड़ा नहीं। और अनाईमुडी, अभी हमने पीछे इसकी चर्चा सुनी है, इसकी हाइट कितनी है? 2695 मीटर। तो इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिसुलर प्लेटू एट अन्नामलाई हिल ऑफ वेस्टर्न घाट फॉलोड बाई दोद्दा बेटा। अच्छा, दोद्दा बेटा की हाइट थोड़ी सी ही कम है इससे, अनाईमुडी से दोद्दा बेटा थोड़ा ही छोटा है। दोद्दा बेटा मतलब दो बेटे, दो पुत्र। तो 2637 मीटर ये इसकी हाइट है। तो दो ऊंची ऊंची चोटियों, सबसे ऊंची कौन सी है? अन्नामलाई, ये अनाईमुडी है और दूसरा क्या है? दोद्दा बेटा है। ऑन द नीलगिरी हिल्स, नल्ला मल्ला हिल्स लाइज बिटवीन, नल्ला मल्ला की लोकेशन पूछी गई थी, तो नल्ला मल्ला हिल्स लाइज बिटवीन द कृष्णा एंड पेन्नार रिवर ऑफ साउथ इंडिया। ये किसके बीच में स्थित है? कृष्णा और पेन्नार नदियों के बीच में है और स्ट्रेचेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पैरेलल टू द कोरोमंडल कोस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। जवादी हिल्स की बात करें तो इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न घाट इन नॉर्थ अरकाट डिस्ट्रिक्ट। इसकी लोकेशन जो है वो बताई गई है, पता होना चाहिए। और ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? तमिलनाडु का है। अच्छा, नीलगिरी हिल को देख लीजिए। नीलगिरी को पहाड़ों की रानी, मतलब जो साउदर्न हिल्स हैं उसमें पहाड़ों की रानी कहा जाता है और इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। यहाँ पर आकर नीलगिरी की जो हिल्स हैं वहाँ जाते हुए वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और दोदा बेटा जो है, ये आपने पीछे देखा, इसकी हाइट 2637 मीटर, वो इस हिल्स की मतलब नीलगिरी हिल्स में सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ये टोडा ट्राइब जो है, इसको आप देख रहे हैं, टोडा ट्राइब जो है ये साउथ इंडिया की है और ये इन्हीं हिल्स में रहती है, मतलब नीलगिरी हिल्स में ही पाई जाती है, मूल रूप से उनका निवास स्थान है। अन्नामलाई हिल इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। इट्स हाईएस्ट पीक इज अनाईमुडी। ये सब हमने पीछे ही देखा था, वही रिपीट हो रहा है। द कार्डेमम हिल्स आर पार्ट ऑफ साउथ वेस्टर्न घाट लोकेटेड इन साउथ ईस्ट केरला एंड साउथ वेस्ट तमिलनाडु। लोकेशन आप याद रखेंगे, कार्डेमम हिल्स कहाँ पे हैं या फिर जवादी हिल्स कहाँ पे हैं। इट इज़ कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कार्डेमम इन द एरिया। इसको कार्डेमम हिल्स क्यों कहा जाता है वो बताया गया। तो भाई इलायची का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है, बड़े पैमाने पे होता है, तो इसलिए इसको इलायची की पहाड़ी ही कह दिया गया। दे कंज्वाइन द अन्नामलाई हिल टू द नॉर्थ वेस्ट, द पलानी हिल टू द नॉर्थ ईस्ट एंड अगस्त्यामलाई हिल टू द साउथ। इसमें आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। शिवराय हिल्स भी पूछा गया था, पिछली बार क्वेश्चन आए थे। तो शिवराय हिल्स इज लोकेटेड इन द सलेम टाउन ऑफ तमिलनाडु। इसकी लोकेशन कहाँ है? सलेम में है और सलेम कहाँ है आप जानते ही हैं, तमिलनाडु में है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट और ध्यान दीजिएगा ये ईस्टर्न घाट का पार्ट। और इसके बाद यरकौड के बारे में दिया है कि अ फेमस हिल स्टेशन ऑफ तमिलनाडु। यरकौड जो है वो एक फेमस हिल स्टेशन है और ये तमिलनाडु में है। वैसे तो देखा जाए तो पूरा वेस्टर्न घाट नीलगिरी हिल्स जो है वो इतनी खूबसूरत है कि उसका हर पार्ट ही हिल स्टेशन है, लेकिन कुछ फेमस इसमें नाम दे दिए गए हैं। तो यरकौड को आप देख सकते हैं, तमिलनाडु में है और वो इन्हीं हिल्स में लोकेट करता है। इसके बाद थोड़ा सा महादेव हिल्स के बारे में देखते हैं। तो महादेव हिल्स जो हम पढ़ते हैं वो असल में सतपुड़ा माउंटेन रेंज का ही पार्ट है, उससे डिफरेंट या उससे अलग नहीं। और इसके बारे में खास बात क्या है, मध्य प्रदेश में है लोकेशन वाइज। कैमूर हिल्स की बात करें तो ये लोकेटेड कहाँ पे, इसकी भी जो लोकेशन है वो मध्य प्रदेश में है। गढ़जात हिल्स जो है यहाँ आप देख रहे हैं, गढ़जात हिल्स विच इज़ होम टू गोंड ट्राइब इज लोकेटेड इन उड़ीसा। अभी हमने पीछे टोडा ट्राइब को देखा था, वैसे ही यहाँ पे हम देख रहे हैं गोंड ट्राइब को। तो गोंड ट्राइब बेसिकली या मेनली कहाँ पे रहती है, तो ये गढ़जात हिल्स में रहती है, मतलब ये उड़ीसा वाला हिस्सा है। और बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज और सतमाला हिल्स आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र। ये सब पूछा जाता है कौन सी हिल्स, कौन सी रेंज जो है वो किस राज्य में है। तो महाराष्ट्र में ये तीन है, आपको याद रखना है, बालाघाट है, हरिश्चंद्र रेंज है और सतमाला हिल्स। अजंता रेंज कंप्लीटली फॉल्स इन महाराष्ट्र, ये पूरी तरह से महाराष्ट्र में है, ध्यान दीजिएगा, किसी और राज्य में ये नहीं गई है, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की।
और रामगिरी हिल्स लोकेटेड इन द चित्तूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। रामगिरी की लोकेशन कहाँ पे है? चित्तूर में है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, और ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है। ये पूछ लिया जाता है, साथ में जोड़ दिया जाता है, चिपके हुए क्वेश्चन आते हैं, अंत में बताइए कि ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है कि वेस्टर्न घाट का। और नहीं तो स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें कि 4-5 स्टेटमेंट देके आपसे ये कहा जाता है कि जो इनकरेक्ट है उसकी पहचान करिए। तो ऐसे ही दे देगा और कहेगा कि ये जो चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाने वाली रामगिरी हिल्स है, ये असल में वेस्टर्न घाट का पार्ट है। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वो ईस्टर्न घाट का पार्ट है कि वेस्टर्न घाट का। यहीं पर आपको बुद्धू बनाने की कोशिश की जाती है। मैकाल रेंज इज अ ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ सतपुड़ा रेंज। अब ये ध्यान दीजिएगा, मैकाल रेंज कोई बाहर से आकर वहाँ रखी या चिपकाई नहीं गई है, वो असल में सतपुड़ा रेंज का ही एक फैलाव है, दूर का फैलाव है। कभी कभी ऐसे एक्सटेंशन जो है उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये कौन सी हिल या कौन सी रेंज का पार्ट है। तो उसके लिए पूरा उसका जियोग्राफिकल पोस्टमार्टम करना पड़ता है, तब मालूम होता है कि अच्छा ये उसी रेंज से जुड़ा हुआ है और दोनों में सिमिलरिटी है। तो कुल मिलाकर ये सतपुड़ा रेंज का पार्ट है और उसी का एक्सटेंशन है। इट इज़ लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। फिलहाल ये छत्तीसगढ़ में है, एक समय था कि ये मध्य प्रदेश में ही था। और महेंद्रगिरी 1501 मीटर इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। अगर हम ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक देखें तो वो कौन सी है? महेंद्रगिरी है। इसके बाद सलहेर की बात की जा रही है तो ये सतना तहसील में पड़ता है, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इसकी लोकेशन है। और साथ में इज द साइट ऑफ हाईएस्ट फोर्ट इन सह्याद्री माउंटेन्स एंड सेकेंड हाईएस्ट पीक आफ्टर कलसुबाई इन महाराष्ट्र एंड 32 ये 32वें नंबर की, ध्यान दीजिएगा, 32 हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट। मतलब पूरे वेस्टर्न घाट में 32वें नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। तो अगर ओवरऑल देखें तो 32वां स्थान कुछ खास मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर स्टेट वाइज हम इसकी हाइट देखें तो उसमें ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात। इसके बाद सतपुड़ा के बारे में कुछ और बता दिया गया। तो सतपुड़ा आर एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन्स। ये क्या है? रेसिडुअल माउंटेन। ध्यान दीजिएगा, ये रेसिडुअल माउंटेन है, ये पूरी तरह से घिस चुका है। सतपुड़ा जो है ये घिसा हुआ है। अरावली और सतपुड़ा ये दोनों ही घिसे हुए हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से अरावली को कुछ ज़्यादा ही रगड़ दिया गया है। वही बताया गया है कि अरावली रेंजेस आर द एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल फोल्ड माउंटेन रेंजेस। फ़र्क ये है कि अरावली जो है वो फोल्ड माउंटेन है, मतलब हिमालय की तरह से ही वो भी बना था। उसमें भी वही जो दो प्लेटें एक दूसरे की ओर मूव करती हैं और फिर एक दूसरे को कंप्रेस करने की कोशिश करती हैं और बीच में सलवटें पड़ जाती हैं, फोल्ड पड़ जाते हैं, तो बनते हैं फोल्डेड माउंटेन। तो वैसे ही इसकी भी प्रक्रिया हुई थी, लेकिन समय इतना गुजर चुका है कि वो बाहरी जो एक्सोजेनिक फोर्सेज हैं और इंडोजेनिक फोर्सेज उनकी वजह से घिस चुका है। तो कुल मिलाकर अभी जो स्थिति है वो रेसिडुअल है। और आप देखें, अनाईमुडी के बारे में बताया गया कि हाईएस्ट पीक ऑफ साउदर्न इंडिया, मतलब पूरे पेनिसुलर इंडिया में वो सबसे ऊंची चोटी है, एंड ऑफ वेस्टर्न घाट माउंटेन्स, और वेस्टर्न घाट में भी हैविंग एन एलिवेशन। अच्छा, जब सबसे ऊंची है तो हाइट जानने की जिज्ञासा होगी, तो इसका एलिवेशन कितना है? 2695 मीटर, और इट इज़ लोकेटेड इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल। केरल में इसकी एग्जैक्ट लोकेशन इडुक्की में है। अब यहाँ पर कुछ हाईएस्ट हाइट ऑफ पीक्स दी हुई हैं, उनको आप देख लीजिए। जैसे दोदा बेटा है, जिनकी चर्चा हमने की थी, उसी में से कुछ दे रखी। तो दोदा बेटा की हाइट आपने पीछे भी देखी थी, यहाँ भी वही है 2637, आपको याद हो गया होगा। और दूसरा है अमरकंटक की हाइट दे रखी है। हम अमरकंटक ये नर्मदा का भी बर्थ प्लेस है और सोन का भी है। तो 1048 मीटर ये क्या है? इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। और महेंद्रगिरी थोड़ा सा अमरकंटक से ऊंचा है, ये है 1501 मीटर्स। तो तीनों को आप देख रहे हैं, तुलना कभी कभी करने के लिए दे दिया जाता है। अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट इन साउथ इंडिया विथ द हाइट ऑफ 8842 फीट। ध्यान दीजिएगा, ये मीटर नहीं है, फीट है। इसको देखकर ये नहीं खुश होने की आवश्यकता है कि भाई ये तो एवरेस्ट की हाइट में पहुंच गया है, ये फीट में है। द नेम ऑफ अनाईमुडी लिटरली ट्रांसलेट टू एलिफेंट फोरहेड। एलिफेंट का फोरहेड आपने देखा है कितना अच्छा खासा चौड़ा विशाल होता है, तो अनाईमुडी को उसी का नाम दिया गया, अनाईमुडी। मुडी माने मूडी, मूडी माने सिर। अच्छा, अ रेफरेंस टू रिसेम्बलेंस ऑफ द माउंटेन टू एन एलिफेंट हेड। मतलब ये कुछ कुछ हाथी के मस्तक जैसा दिखाई देता है, शोभायमान। हाथी का जो मस्तक है काफ़ी चौड़ा होता है, देखने में अच्छा लगता है, तो उसीलिए इसको नाम दिया गया है। अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक। हाइट कितनी है? 2695 मीटर ऑफ पेनिसुलर इंडिया। वही प्रवचन बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस सुनते जाइए। बार बार सुनाया इसलिए जाता है कि आप उसे रिकॉल कर सकें। तो पेनिसुलर इंडिया की ये सबसे ऊंची चोटी है और इट इज़ लोकेटेड इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल। ये कहाँ पे? इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, अभी बताया था पीछे। इट इज़ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज। और साथ में आप देख रहे हैं, अब यहाँ आप देख रहे हैं जिंदगढ़ इज द हाईएस्ट माउंटेन इन ईस्टर्न घाट। ध्यान दीजिएगा, और ये अराकू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है एग्जैक्टली। हाइट इसकी कितनी है? 1690 मीटर। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमने दक्कन प्लेटू और जो साउदर्न हिल्स हैं उनके बारे में देखी। कुछ और जानकारियां हैं, उनको भी कवर कर लेते हैं। तो शिलांग और कार्बी आंगलोंग प्लेटू जो है ये कहाँ पे दिखाई देता है? इन नॉर्थ ईस्ट वाला जो पोर्शन है इज अ पार्ट ऑफ पेनिसुलर प्लेटू। असल में ये पेनिसुलर प्लेटू का ही पार्ट है, उससे डिफरेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि आप इसे सेपरेट करके देखें। दिस प्लेटू वाज फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड।
जब गोंडवाना लैंड मेन लैंड से अलग हुआ, मतलब जो पैंजिया था उसमें डिवीज़न स्टार्ट हुआ, तो पहले गोंडवाना और अंगारा लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुए, और उसके बाद गोंडवाना लैंड में जब विखंडन चालू होता है और उसके अंदर चेंजेस आने लगते हैं, तो उसकी वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ है, मेनली ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग की वजह से। और ब्रॉड एंड शॉलो वैलीज आर, यहाँ आप देख रहे हैं, एंड राउंडेड हिल आर इट्स स्पेशल फीचर्स। ठीक है, यहाँ पे जो स्पेशल फीचर्स है उसमें ब्रॉड और सॉलो वैलीज पाई जाती हैं, मतलब वो उथली भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, चौड़े होती हैं, कुल मिलाकर चौड़ाई उनकी विशेषता है। और जो हिल्स है वो राउंडेड होती है, उनका शेप कैसा होता है, राउंडेड होता है। ये स्पेशल फीचर होता है जो कि यहाँ दिखाई देता है। इट हैज़ टू ब्रॉड डिविजन्स, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड एंड दक्कन प्लेटू। द पार्ट ऑफ पेनिसुलर प्लेटू लेइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द, यहाँ आप देख रहे हैं, ऑफ द मालवा प्लेटू इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड, इसी को कहा जाता है सेंट्रल हाईलैंड। द विंध्यन रेंज इज बाउंडेड बाई सेंट्रल हाईलैंड इन द साउथ एंड अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। द अरावली रेंज इन अ माउंटेन, यहाँ आप देख रहे हैं, द अरावली रेंज इज अ माउंटेन रेंज इन वेस्टर्न इंडिया रनिंग अप्रॉक्सीमेटली 800 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अक्रॉस द स्टेट ऑफ गुजरात। ध्यान दीजिएगा, स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड हरियाणा। इसका एक्सटेंशन जो है वो गुजरात से लेकर पूरा हरियाणा तक है, और अंत में जाकर ये दिल्ली में खत्म होती है। इसका समापन कहाँ पे होता है, दिल्ली में होता है। और इट इज़ फॉर्म इन प्री कैम्ब्रियन इरा, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी पुरानी है। और 600 to 570 मिलियन ईयर्स, मतलब 600 से लेकर 570 मिलियन साल पहले की है, और ये समय काफ़ी ज़्यादा होता है। इट्स हाइएस्ट पीक इज गुरु शिखर 1722 मीटर, लोकेटेड इन माउंट आबू। इसकी लोकेशन आप देख रहे हैं, माउंट आबू में है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन्स, और वो भी कैसा है, फोल्डेड माउंटेन। रेसिडुअल माउंटेन्स आर रिमेन्स ऑफ ओल्ड माउंटेन रेंजेस या ओल्ड ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है, हालांकि ये ब्लॉक माउंटेन नहीं है। ब्लॉक माउंटेन तो जो आप देख रहे हैं ना, ये सतपुड़ा, यहाँ पे विंध्य और सतपुड़ा, ये दोनों जो है ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। जो हमारा अरावली है वो असल में हिमालय की तरह से ही एक फोल्डेड माउंटेन है, और ये रेसिडुअल है, ये घिस चुका है समय के साथ साथ, जो कि प्री कैम्ब्रियन एरा में बना हुआ था, तो अब काफ़ी समय गुजर चुका है, तो वही बताया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि दक्कन प्लेटू के बारे में बताया गया कि वो ट्रायंगुलर शेप का है, लैंड मास जो उसका है, दैट लाइज टू साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। द दक्कन प्लेटू इज अ हायर इन वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। इसका जो एलिवेशन है, इसकी जो हाइट है वो वेस्टर्न पोर्शन में ज़्यादा है, उसकी तुलना में जो ईस्टवर्ड इसका स्लोप है वो जेंटल है, अपेक्षाकृत जेंटल है। और इट इज़ bordered by western Ghat in the west and eastern Ghat in east and the Satpura and Maikal range and Mahadev hill in north। नॉर्थ में इसके बॉर्डर को ध्यान रखिएगा, बाकी तो ईस्ट और वेस्ट आप जानते ही हैं। इसमें जो नॉर्थ वाला पोर्शन है वहाँ पे सतपुड़ा, मैकाल और महादेव हिल्स जो है वो इसे बॉर्डर बनाती हैं, मतलब इसे अलग करने का काम करती है। अब माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया इसमें देख लीजिए, स्टेट वाइज दिया हुआ है, ये टेबल आपको काम आएगी। तो जो ईस्टर्न घाट है उसका एक्सटेंशन कहाँ कहाँ पे है, ईस्टर्न घाट की एक्सटेंशन जो है वो तमिलनाडु में है, आंध्र में है, उड़ीसा में है और वेस्ट बंगाल में भी है। वेस्टर्न घाट का तमिलनाडु में है, केरल में है, कर्नाटक में है, गोवा और महाराष्ट्र में भी है। अरावली को तो आपने देख ही लिया है, अरावली जो है वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में जाकर समाप्त होती है। और कार्डेमम हिल्स ये केरल में है और तमिलनाडु में है। अन्नामलाई माउंटेन रेंज ये केरल, तमिलनाडु दोनों में है। नीलगिरी माउंटेन रेंज ये केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों राज्यों में है। और पलानी जो है वो तमिलनाडु में है। ये माउंटेन रेंज जो है ये सिर्फ तमिलनाडु में। और भी इसमें नाम है, जैसे कि सतपुड़ा माउंटेन है, तो सतपुड़ा को आप देख रहे हैं ये कई सारे राज्यों में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है। विंध्य रेंज जो है ये आप ध्यान दीजिएगा, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में भी है। ठीक, विंध्यवासिनी देवी का जो मंदिर है, प्राचीन मंदिर, और अष्टभुजी का मंदिर, ये सब वहीं पर है। कुछ और भी है, जैसे कि हम अगर साउथ ईस्ट, माफ कीजिए, नॉर्थ ईस्ट की ओर चलते हैं तो गारो खासी जयंतिया का नाम आप देखते हैं, पूर्वांचल हिल्स सुनते हैं। तो गारो माउंटेन रेंज कहाँ पे है, मेघालय राज्य में पड़ती है, ध्यान दीजिएगा। और खासी जो है वो भी मेघालय में पड़ती है, जयंतिया जो है वो भी मेघालय में पड़ती है। तो बेसिकली आप कहिए कि गारो खासी जयंतिया मेघालय से बिलोंग करती है। और पीर पंजाल को तो आप जानते ही हैं कि ये हिमाचल प्रदेश और बेसिकली जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है। काराकोरम जो है ये लद्दाख का है। अब यहाँ पे हाईएस्ट पीक्स ऑफ इंडियन स्टेट दिया हुआ है। राज्यवार ये जानना आवश्यक है कि कहाँ पर कौन सबसे ऊंची है। जैसे अरुणाचल में सबसे जो ऊंची पीक है आप देख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वो कांगटो है। और साथ में ये भी बताया गया है कि वो कौन सी माउंटेन रेंज का पार्ट है, तो ये जानने में सुविधा होगी और सरल भी रहेगा। कुल मिलाकर अरुणाचल में सबसे ऊंची जो चोटी है वो कांगटो है और ये ईस्टर्न हिमालय का हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश में जो सबसे ऊंची चोटी है वो लियो पार्गिल है, यहाँ आप देख रहे हैं, और ये वेस्टर्न हिमालय का पार्ट है। दिशा तो आप वैसे भी समझ सकते हैं। और जम्मू कश्मीर में माउंट केटू है जो कि काराकोरम रेंज का हिस्सा है। कर्नाटका में कुल मिलाकर जो सबसे ऊंची चोटी है वो मुल्लयन गिरी है, इसको मोलयन गिरी भी कहा जाता है, और ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है। अनाईमुडी केरल की सबसे ऊंची है, आपने हजारों बार रटा होगा, ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है। और हाँ, महाराष्ट्र में कलसुबाई, ठीक, ये कलसुबाई जो है ये सह्याद्री रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, मतलब महाराष्ट्र राज्य के लिए। और मिजोरम में कौन सी है, यहाँ आप देखें, पोंगपुई है,
नाम दिया हुआ है। तो फोंगपुई ये किस माउंटेन रेंज का हिस्सा है? लुशाई का, लुशाई माउंटेन रेंज जिसको कहा जाता है उसका पार्ट है। और सारामती नागालैंड की है और ये नागा रेंज का ही हिस्सा है, कोई अलग से नहीं। इसके बाद उड़ीसा का आप देख रहे हैं देवमाली है, और उड़ीसा की ये जो देवमाली है ये असल में ईस्टर्न घाट वाला जो पोर्शन है उसी का हिस्सा है, उससे कुछ डिफरेंट नहीं है। राजस्थान में गुरु शिखर है, ये अरावली माउंटेन का हिस्सा है। चूंकि अरावली पूरा ही घिस चुका है तो ये बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन तुलनात्मक रूप से बाकियों के ये सबसे ऊंचा है। और इसके बाद आप देखें राजस्थान के नीचे सिक्किम को, कुछ यहाँ पे कंचनजंगा इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो कि सच में ऊंची है, और ये ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है। कंचनजंगा जो है वो ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है। तमिलनाडु में दोदा बेटा सबसे ऊंचा है जो कि नीलगिरी माउंटेन रेंज का हिस्सा है। त्रिपुरा में कौन सा है देखिए, तो त्रिपुरा में जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम थोड़ा विचित्र है, ये है बेटालोंग छिप, बेटालोंग छिप। इसको आप ऐसे फैला कर याद कर सकते हैं, ठीक है, बेटालोंग छिप जाओ। और ये कहाँ पे है? तो ये जमुई पर्वत श्रृंखला जो है, जमुई माउंटेन रेंज, उसका पार्ट है। इसके बाद आप ये नीचे देख रहे थे त्रिपुरा को, उत्तराखंड का तो आप जानते हैं नंदा देवी है, वही हिमालय का हिस्सा है। और इसके बाद सांगदाफू आप देख रहे हैं, या संदफू इसको कहा जाता है, ये जो है ये वेस्ट बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है, ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है। सैंडल पीक को तो आप जानते ही हैं, ये अंडमान निकोबार आइलैंड का हिस्सा है। और आइलैंड कैसे बनते हैं? तो अंदर से जो ओशियनिक माउंटेन रेंजेस होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो टेरेस्ट्रियल एरिया है वहीं पे माउंटेन्स पाए जाते हैं, पानी के अंदर भी होते हैं। तो पानी के अंदर से जब उनका उभार ऊपर की ओर हो जाता है, और ज़्यादातर उभरने वाले जो माउंटेन्स हैं वो फोल्डेड ही होते हैं बेसिकली, तो इस तरह से जब ऊपर पानी के ऊपर ये उभरे हुए टापू जैसे दिखने लगते हैं तो फिर आइलैंड्स बनते हैं। तो इसमें ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि ये कौन सी रेंज का हिस्सा है। फिलहाल सैंडल पीक सबसे ऊंची। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ माउंटेन पीक्स के बारे में अच्छे अच्छे फैक्ट दिए हुए हैं, इनको आप देख लीजिए। इसमें प्रश्न के हिसाब से दिया है, कैसे प्रश्न पूछे गए थे उसी को फैक्ट के तौर पर कवर किया है। तो आप इसमें देखिए भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत है, अब यहाँ ये कि भारत का सबसे ऊंचा, तो इसमें अगर जो पीओके वाला पार्ट है उसको हम इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि वो हमारा ही हिस्सा है, हमारा ही पार्ट है, वो पाकिस्तान का तो नहीं है। तो अगर हम उसको इंक्लूड कर देते हैं तब तो K2 होगा, लेकिन अगर उसको हम बाहर कर देते हैं तो कंचनजंगा, ठीक। और इसमें वही दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक, ये देखें आप, दोनों दिया हुआ है। हाईएस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि हमारा ही है, तो उसमें जो है वो माउंट K2 है, गॉडविन ऑस्टिन इसको कहा जाता है। और ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज तो आप जानते हैं अरावली है सबसे पुराना। और हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया एंड वेस्टर्न घाट ये अनाईमुडी है, केरल में है। गुरु शिखर जो है ये हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज की, और ये माउंट आबू में पड़ता है, मतलब राजस्थान। और द एरिया ऑफ रायसीना हिल्स, ये न्यू दिल्ली वाला पार्ट है, वेयर राष्ट्रपति भवन इज लोकेटेड, इज एन एक्सटेंशन ऑफ। तो रायसीना हिल्स जो आप देखते हैं ना, राष्ट्रपति भवन, वो कहाँ पे है? तो अरावली का ही हिस्सा है। आप देखते हैं कि अरावली वहीं पर जाकर समाप्त होता है, मतलब दिल्ली में ही इसकी जो स्थिति है वो खत्म होती है। द माउंटेन रेंज दैट डिवाइड्स द साउदर्न प्लेटू जियोग्राफिकली फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया, वो कौन सी माउंटेन रेंज है जो कि नॉर्दर्न इंडिया को साउदर्न इंडिया से सेपरेट करने का काम करती है, बीच में वो डिवाइडर है? तो ये विंध्य रेंज है, विंध्याचल। और एक कहानी इसके पीछे है कि अगस्त ऋषि एक बार शंकर जी का आशीर्वाद लेकर साउथ की ओर प्रस्थान कर रहे थे, वहाँ पर अपना सिविलाइजेशन का प्रचार प्रसार करना, कुल मिलाकर जो शैव धर्म है उसका प्रचार करना उनका उद्देश्य था। बीच में जब पहुँचते हैं, जो सेंट्रल पार्ट है, तो वहाँ देखते हैं कि भाई विंध्याचल तो एकदम सीना तान कर खड़ा है, और विंध्याचल को बिना पार किए उस पार जाना संभव नहीं है, और उनकी अवस्था ऐसी नहीं थी कि वो उस पर्वत को पार कर सके। तो पर्वत जब उन्हें सामने खड़ा देखता है तो झुककर प्रणाम करता है, ऐसी कहानी है। तो जब प्रणाम करता है तो भाई प्रणाम करने के लिए झुकना पड़ेगा, तो जब वो सिर झुकाता है तो कहते हैं कि ठीक है बेटा, ऐसे ही झुके रहो जब तक हम लौट कर ना आए। और फिर उसके मस्तक पे पीठ पर पैर रखकर वो उस पार चले जाते हैं, लौट कर नहीं आते, उधर ही रह जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है उधर ही। तो पर्वत जो है वो वैसे ही झुका हुआ है, मतलब पूरा खड़ा नहीं है, तो इसीलिए विंध्याचल की हाइट जो है वो कम हो गई, ये माना जाता है। तो इसके पीछे जियोग्राफिकल कंडीशन होती है, ये तो कहानी है। तो ये हमने देखा कि ये बीच में डिवाइडर का काम करता है। इसके बाद वेस्टर्न वैलीज आर आल्सो नोन बाय दिस नेम, तो सह्याद्री हिल्स कहा जाता है उन्हें। यहाँ उनके अलग अलग नाम है, क्षेत्रवार नाम होते हैं। द माउंटेन ऑन विच द फेमस वैष्णो देवी टेम्पल इज लोकेटेड, तो वैसे तो वैष्णो देवी पूरा हिमालय वाले क्षेत्र में है, लेकिन जो माउंटेन रेंज इनके नाम पे फेमस है वो त्रिकूट पर्वत है। त्रिकूट पर्वत पे देवी का निवास स्थान है, ऐसा माना जाता है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इट इज लोकेटेड इन नेपाल, इट्स हाइट इज 8848.86 मीटर। इट आल्सो, यहाँ आप देख रहे हैं, इट इज आल्सो नोन एज सागर माथा, इसको क्या कहा जाता है? समुद्र का मस्तक, सागर माथा, और ये नेपाल में इसे पुकारा जाता है। माउंट एवरेस्ट इसका नाम ही है, तो वो नाम पूछा था, कुल मिलाकर सागर माथा भी इसी का नाम है, ये आप ध्यान दीजिएगा। माउंट K2 इज नोन एज आल्सो नोन एज गॉडविन ऑस्टिन, द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एंड सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड में, और भारत के संदर्भ में वो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है। इट इज लोकेटेड इन काराकोरम रेंज, ध्यान दीजिएगा इसकी रेंज कौन सी है, ये पीओके वाला पार्ट है काराकोरम रेंज का, और इसकी हाइट जो है वो 8611 मीटर है। कुछ और इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि कामेत एंड त्रिशूल माउंटेन पीक्स आर लोकेटेड इन इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड में ये लोकेट करता है, लोकेशन पूछी जा सकती है। और गोसाईनाथ इज लोकेटेड इन तिब्बत नियर नेपाल बॉर्डर, ये नेपाल बॉर्डर के पास है लेकिन बेसिकली तिब्बत में है। इसके बाद
यहाँ एक और नाम आप देख रहे हैं, ऊटकमंड। ये जो यहाँ दिया हुआ है, ऊटकमंड इज सिचुएटेड इन नीलगिरी रेंज, जिसकी जो लोकेशन है वो नीलगिरी रेंज में है। और कोडाइकनाल को जो आप देख रहे हैं, तो कोडाइकनाल ये तमिलनाडु का जो डिंडीगुल जिला है वहाँ पे पलानी रेंज में स्थित है, पलानी पहाड़ी में अवस्थित है, साउथ इंडिया में ये है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, और सबसे कम समय अंतराल में 2 बार इस पे फतह करने वाली जो पहली महिला पर्वतारोही है, ये इनका नाम है संतोष यादव। ये भारत की ओर से एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला है। तो पहली कौन है जरा बताइएगा। इसके साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन है। यहाँ आप देख रहे हैं नंदा देवी पीक इज अ पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय, इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, मतलब इंडिया में है, और इट इज़ द 3rd हाईएस्ट पीक इन इंडिया। वैसे देखें तो ये 3rd हाईएस्ट पीक है। फर्स्ट 2 हाईएस्ट पीक, एक तो गॉडविन ऑस्टिन है, सबसे ऊंचा है, इसके बाद कंचनजंगा है। मतलब भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट केटू है, ये अगर कायदे से देखा जाए। और दूसरे नंबर पे है कंचनजंगा, तीसरे नंबर पे है नंदा देवी। फर्स्ट 2 हाईएस्ट को आपने देखा। द हाइट ऑफ नंदा देवी 7816, कुछ खास कम भी नहीं है लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं। दिस रीजन हैज़ बीन डिक्लेयर एज नंदा देवी नेशनल पार्क, और यूनेस्को के द्वारा जो रिकॉग्नाइज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं उसमें इसको लाया गया 1988 में, 1988 में। इसके बाद नीचे एक टेबल बनी है, छोटी सी टेबल है, और इसमें बताया गया है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है हिमालयन पीक्स का। डायरेक्शन इसमें कैसे है, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब हम पूर्व से होते हुए पश्चिम की ओर जाएंगे। तो नामचा बरवा जो है ये अरुणाचल में है, यानी सबसे ईस्ट वाला पार्ट है। ये तिब्बत, मतलब अरुणाचल तिब्बत बॉर्डर जो है वहाँ पे स्थित है। और ब्रह्मपुत्र रिवर को आप सुनते हैं कि जब वो भारत में इंटर करती है तो यू टर्न उसको लेना पड़ता है, तो यू टर्न भी इसी वजह से लेना पड़ता है। ये जो नामचा बरवा है ना, ये एकदम जस्ट बॉर्डर पे है, और इसी झुकाव की वजह से, मतलब यहाँ एकदम से जैसे तीखा मोड़ आ जाता है। पर्वत की संरचना ही ऐसी है कि नदी को मुड़ना पड़ता है, तो इसी वजह से यू टर्न लेती है। तो नामचा बरवा की जो लोकेशन है वो अरुणाचल और तिब्बत के बॉर्डर पे है। और कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है, माउंट एवरेस्ट आप जानते हैं नेपाल में है, और नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है। तो क्रम से हमने देखा ईस्ट से लेकर वेस्ट की ओर। सबसे ईस्ट में कौन सा है, नामचा बरवा है, उसके बाद थोड़ा सा वेस्टर्न में जाएंगे, मतलब वेस्ट में जाएंगे तो कंचनजंगा है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट है, और सबसे ज़्यादा वेस्ट में, मतलब तुलनात्मक रूप से वेस्ट में नंदा देवी। नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल जो है ये पीक्स हैं लोकेटेड इन इंडिया, वो तो इंडिया में लोकेट कर रही हूँ आप जानते हैं। और गोसाई थान इज लोकेटेड इन तिब्बत, ये कहाँ पे है, मतलब ये नेपाल बॉर्डर पे पड़ेगा, तिब्बत में है एग्जैक्टली इसकी जो लोकेशन है। और कोडाइकनाल को तो आपने पीछे देखा ही था। अच्छा, सब हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज यहाँ देख लीजिए, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, हाइट के साथ दिया हुआ है ताकि आप जान सकें। तो माउंट एवरेस्ट की लोकेशन कहाँ पे है, नेपाल में है, और हाइट आप जानते ही है 8848 मोटे तौर पे, और वैसे तो देखा जाए तो इसको लगभग कहा जा सकता है 8849। इसकी हाइट लगातार बढ़ रही है, पूरे हिमालय की ही हाइट में लगातार वृद्धि हो रही है। कंचनजंगा ये इंडिया में है 8598 मीटर, ये सब मीटर में दिया है। मैकालू जो है ये नेपाल में है, और इसकी जो हाइट है वो 8481 है। धौलागिरी जो है ये भी नेपाल में है, 8172। नंगा पर्वत जो है ये आपका इंडिया में है, 8126। अन्नपूर्णा की हाइट जो है वो 8078 है, और ये नेपाल में है। नंदा देवी इंडिया में है, 7817। कामेत जो है इसकी भी लोकेशन इंडिया में है, 7756। नामचा बरवा जो है वो भी इंडिया में है, 7756। और गुरुल मानधाता भी इसको कहा जाता है, वैसे नाम है गुरु मानधाता, तो ये नेपाल में है, 7728। तो ये हाइट दे रखी है। इससे आपको ये जानने में सुविधा होगी कि कौन सा किससे ऊंचा है। ये नहीं पूछा जाएगा कि बताइए कि धौलागिरी कितना ऊंचा है, अब वो बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ऐसे तो जो रटने वाला आदमी है वही कर लेता, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा। ये ध्यान देना होगा कि कौन सा इसमें से किससे ऊंचा है। जैसे माउंट एवरेस्ट जो है वो कंचनजंगा से ऊंचा है, और अन्नपूर्णा जो है वो नंगा पर्वत से छोटी हाइट का है, उसकी हाइट कम है, नंगा पर्वत उससे ज़्यादा ऊंचा है। इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको याद करने में और वहाँ प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। और ये तो आप जानते ही हैं कि हिमालय जो है वो एक पैरेलल फोल्ड रेंज है, मतलब फोल्डेड माउंटेन है टोटल। कश्मीर वैली, दून वैली, कांगड़ा कुल्लू वैली, हिमाचल प्रदेश वाली भागीरथी वैली, नियर गंगोत्री, ये सब हिमालय का ही हिस्सा है। अलग अलग बीच में घाटियां बनी हुई है, जहाँ गहरा स्थान है वहाँ घाटी बन गई है, जहाँ पे एलिवेशन ज़्यादा हो गया है वहाँ पे पीक्स डेवलप हो गई हैं। इसी में से बीच में से आने जाने के रास्ते हैं तो उनको माउंटेन पास कहा जाता है, और वो भी काफ़ी तीखे और सकरे दर्रे होते हैं। आमतौर पर नदियाँ भी कभी कभी जो माउंटेन पास है उनका निर्माण कर देती। अब थोड़ा सा फिजिक्स को देख लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक है फिजिक्स में, नेचुरल साइंस है फिजिक्स, ये सबसे शुरुआती विज्ञान है, बाकी जितने हैं सब इसी से पैदा हुए हैं। तो ग्रेविटेशन को देखिए, ग्रेविटी के बिना कुछ भी संभव नहीं है, मतलब एटमॉस्फियर ही अर्थ के पास न रहे अगर ग्रेविटी न रहे, और एटमॉस्फियर नहीं रहेगा तो फिर यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो डेवलप ही नहीं हो पाएंगे। तो ग्रेविटी जो है वो जीवनदायिनी। अब ये होती क्या है, तो आप जानते हैं कि क्या होती है। अब यहाँ किताबी परिभाषा दी हुई है, उसको एक बार देख लीजिए। ईच एंड एवरी बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर बाई वर्च्यू ऑफ इट्स मास। मास का भी अपना वर्च्यू होता है। पहली चीज़ तो वो यूनिवर्सल चीज़ है, मतलब हर जगह स्टेबल रहता है, कहीं भी उसमें उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आता है, अगर जितना है उतना ही रहेगा। तो मास के पास जो वर्च्यू होता है उसी की वजह से ये प्रॉपर्टी किसी बॉडी में डेवलप होती है, जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है।
और यही गुण कहलाता है ग्रेविटेशन। अब न्यूटन का लॉ यहाँ पे काम करता है। हालांकि ग्रेविटी के बारे में हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट कम फिलोसफर, उन्होंने पहले ही बता दिया था, लेकिन वो उस चीज़ को स्क्रिप्ट के रूप में नहीं दर्ज किए, लिखे नहीं, सिर्फ प्रवचन करते गए, तो वो हवा में विज्ञान लुप्त हो गया। मतलब हमारा जो वैदिक विज्ञान है वो कहीं गायब हो गया। तो हमारे पास कोई प्रमाण ही नहीं है कि हमने पहले प्रूव किया है। और ये जो चालाक यूरोपीय साइंटिस्ट होते हैं ना, ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि फेमस कैसे होना है। दूसरों की स्क्रिप्ट लीजिए, उसको अपने नाम से छपवा लीजिए और उसके बाद उसके पेपर पब्लिश हो जाएंगे, आपको उसका जो पेटेंट है वो मिल जाएगा या उसका कॉपीराइट मिल जाएगा और आप फिर प्रसिद्ध हो जाएंगे, आपके नाम से वो थ्योरी। तो न्यूटन के नाम पे ये ग्रेविटेशनल जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये चलता है। हालांकि केपलर ने इनसे ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन केपलर के ज़माने में उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। न्यूटन का समय आते आते, जो जॉन्स केपलर थे उनके बाद ही न्यूटन का जन्म होता है, तो इनका समय आते आते टेक्नोलॉजी में थोड़ा ज़्यादा उछाल आता है। और अच्छी बात ये थी कि इस समय तक आते आते इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी चालू हो गई थी, तो उसकी वजह से भी इन्हें प्लस बेनिफिट मिलता है। तो कुल मिलाकर न्यूटन ने क्या बताया? न्यूटन ने ये कहा, उनके सिर पर सेब गिरा तो उन्होंने सोचा कि भाई ये मेरे ऊपर क्यों गिरा, ये ऊपर हवा में ही क्यों नहीं टंगा रहा। तो एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी with a force which is directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of distance between them। इसको एक डेरिवेशन के तौर पे करने का तरीका, मतलब डेराइव करेंगे तो इससे फार्मूला निकलेगा और फार्मूला निकलेगा तो हम कैलकुलेशन कर पाएंगे, और अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो हम उस चीज़ को सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करना ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए न्यूटन ने कहा कि ये यूनिवर्सल जो अट्रैक्शन का यहाँ पे रूल चल रहा है, इसकी वजह से एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी को एक अट्रैक्शन फोर्स लगाकर अपनी ओर खींचती है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के मास के प्रोडक्ट से। मतलब दोनों का मास आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो उसका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए F प्रोपोर्शनल टू m1। अगर एक बॉडी जो है उसका जो मास है वो m1 है और दूसरी का मास है m2, दोनों का हम प्रोडक्ट ले रहे हैं यानी दोनों का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो इसका क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। और वैसे ही दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये बॉडी यहाँ है, ये बॉडी यहाँ है, दोनों एक दूसरे को खींच रही है, तो बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। तो F जो है मतलब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r के स्क्वायर के। अब दोनों को जब हम एक में मिला देते हैं तो ये हो जाता है m1 इंटू m2 अपन r स्क्वायर, और ये प्रोपोर्शनल होता है f के। अब हमें चाहिए कि हम ये प्रोपोर्शनल का जो सिंबल है इसको हटा दें। ठीक है, ये इसको हटाइए। देखिए m1 m2 अपन r स्क्वायर हो गया। तो f प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपान r स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? ये प्रोपोर्शनल का सिंबल जो है इसको हटाना है। अपने प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा जो कि होगा बड़ा वाला g, और ये बड़ा वाला g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इसको आप लगा देंगे तो F इज इक्वल टू g m1 m2 अपान r स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करने का न्यूटन का तरीका है जो कि कारगर है, और उनकी जो बुक है प्रिंसिपिया उसमें इसका बाकायदा उल्लेख दिखाई देता है। प्रिंसिपिया तो शॉर्टकट उसका नाम है, वैसे इसका पूरा नाम है मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी, जिसे कि हम छोटे में कहते हैं प्रिंसिपिया। और न्यूटन का ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसको मैथमेटिकली हम लोग इसी तरीके से डिराइव करते हैं। वो यहाँ दिया हुआ है, वही चीज़ आपको भी बताई। जी जो है वो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसको कहा जाता है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट विथ यूनिट मास एंड पोजिशन एट यूनिट डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, यूनिट मास एंड पोजिशन एट यूनिट डिस्टेंस, यहाँ सब कुछ यूनिट में चल रहा है। आगे बढ़े, ग्रेविटेशनल एसिलरेशन को देख लीजिए। तो वैसे सामान्य एसिलरेशन को तो आपने पढ़ा है, जब आप वेलोसिटी पढ़ते हैं, स्पीड पढ़ते हैं, तो उस समय आप एसिलरेशन भी पढ़ते हैं। अगर वेलोसिटी पढ़ेंगे तो वो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो एसिलरेशन है वो सामान्य नहीं है, वो ग्रेविटेशनल एसिलरेशन है, मतलब ग्रेविटी की वजह से। तो द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉलिंग बॉडी जो होती है जिसपे कि अर्थ की ग्रेविटी पूरी तरह से काम कर रही होती है, तो उसकी वेलोसिटी के रेट में जो लगातार चेंजेस आते हैं उसके आधार पे हम कैलकुलेट करते हैं ग्रेविटेशनल एसिलरेशन। तो डिफिनीशन क्या हो गई? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एसिलरेशन। सामान्य एसिलरेशन में क्या होता है? जो वेग है उसमें परिवर्तन लाने के लिए, वेग परिवर्तन की दर को ही हम एसिलरेशन कहते हैं। तो वेलोसिटी को बदलने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए हमें बाहर से कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो बाहरी फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इसी वजह से जो एसिलरेशन उत्पन्न होगा उसके अंदर वो ग्रेविटेशनल एसिलरेशन होगा। और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। स्मॉल जी को अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में हमें कैलकुलेट करना है तो इसके लिए फार्मूला होता है GME, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ME अपान RE स्क्वायर, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ। द वैल्यू ऑफ जी डिफर एट डिफरेंट प्लेस ऑफ अर्थ सर्फेस। अब ये जो जी की वैल्यू है ये कैपिटल जी के वैल्यू की तरह से स्थिर नहीं होती है, इसमें हमेशा वेरिएशन आता है।
ये केंद्र से सतह की दूरी पर निर्भर करती है, मतलब जो अर्थ की क्रस्ट है वहाँ से उसकी कोर की जो डिस्टेंस है उस पर ये डिपेंड करेगी। और आप जानते हैं कि पृथ्वी बराबर गोल तो है नहीं, ऐसा नहीं है कि वो सर्कुलर शेप की है, वो तो जियोइड शेप की है ना। मतलब जो पोल्स है वहाँ पे वो चपटी है और जो इक्वेटर है वहाँ पे बल्ज पाया जाता है। तो जहाँ बल्ज पाया जाता है वहाँ डिस्टेंस मतलब जो रेडियस है वो बढ़ जाएगी। और आपने इलिप्स की संरचना तो देखी ही होगी, इलिप्स में दोनों रेडियस बराबर नहीं होती है, एक लंबी होती है एक छोटी होती है ना। ये तो डायामीटर बन गया, लेकिन फिर भी रेडियस को भी आप देखें तो ये लंबी होती है और ये छोटी होती है। तो पोल्स पे ये नज़दीक आ जाएगा, मतलब सेंटर के नज़दीक आ जाएगा, और जो इक्वेटर है वहाँ पे ये सेंटर से काफ़ी दूर हो जाएगा। तो इस आधार पे जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उसमें परिवर्तन आता रहता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट पोल, जहाँ पे सेंटर से दूरी डिक्रीज करेगी वहाँ पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो पोल्स पे ये क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और जो इक्वेटर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा दूरी सेंटर से होता है, तो इस वजह से ये मिनिमम होता है। और इसकी वैल्यू 0 कब हो जाती है, तो सेंटर पर अगर रख दिया जाए, पृथ्वी के केंद्र में कोई नहीं गया है, लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ पर किसी चीज़ को रख दिया जाए तो उसके लिए स्मॉल जी का मान 0 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज एज वी मूव बिलो और एबव द अर्थ सर्फेस। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम नीचे की ओर मूव करते हैं तो भी, और अगर हम ऊपर की ओर मूव करते हैं अर्थ के सरफेस पर तो भी जी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज करती है। द वैल्यू ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी वेरीज एट डिफरेंट प्लेस ऑन अर्थ सर्फेस। तो ये कुछ अच्छी अच्छी बातें थी और भी हैं। द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास, ये मास पर डिपेंड नहीं करती है। देयरफॉर टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस आर फ्रीली ड्रॉप्ड, मतलब उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाता है, ऊपर से ऐसे आप गिरा देते हैं उसको, अपने हाथ से मुक्त कर देते हैं, और वहाँ पर हवा नहीं होनी चाहिए। ये हो ही नहीं सकता है, मतलब या तो आप वैक्यूम पहले क्रिएट करिए तब उनको नीचे गिराइए, लेकिन अगर वैक्यूम की कंडीशन नहीं है तो वहाँ एटमॉस्फेयर होगा निश्चित तौर पर, तो उस कंडीशन में ये फार्मूला काम नहीं करेगा। लेकिन अगर वहाँ पर एयर अब्सेंट है तो फ्रॉम एबव दे विल प्रोड्यूस द सेम एक्सीलरेशन, तो उस कंडीशन में दोनों जो बॉडी हैं जो कि फ्रीली नीचे की ओर गिर रही हैं उन पर समान एक्सीलरेशन काम करेगा। इफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर ड्रॉप फ्रॉम सेम हाइट, मतलब अगर समान ऊंचाई से गिराया जाता है, दे विल रीच द अर्थ साइमल्टेनियसली, वो अर्थ के सरफेस पर रीच करेंगे, मतलब पहुंचेंगे साइमल्टेनियसली, साथ साथ। कोई भी 19 कोई भी 20 नहीं होगा, ऐसा नहीं कि कोई पहले गिर गया और कोई बाद में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हम दो अलग अलग बॉल हैं, अलग अलग वेट की हैं, उनको एक साथ नीचे गिराते हैं, आपने देखा ना कि मास का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसके पीछे यही कारण है। अब इसमें अगर आप दो अलग अलग वेट की, माफ कीजिए, अलग अलग मास की जो बॉल हैं उनको नीचे की ओर फेंकते हैं, हाथ से छोड़ देते हैं, और वो फ्रीली नीचे गिर रही है, तो उन्हें समान समय में ही पहुंचना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसमें से एक पहले पहुंच जाती है, एक बाद में पहुंचती है, तो उसके पीछे ये कारण होता है कि उसमें जो एयर की प्रेजेंस है वहाँ अब्सेंट नहीं होती है, वैक्यूम नहीं होता है, इस वजह से फर्क आ जाता है। इसके बाद एक चीज़ और है कि बताया गया वही कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर द एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी डिफरेंट, वही चीज़ जो आपसे कही गई, एक्सीलरेशन उसमें बदल जाएगा। इन दिस केस द हैवी ऑब्जेक्ट विल रीच द अर्थ फर्स्ट, तब इस कंडीशन में क्या होगा, जो भारी होगा वो पहले पहुंचेगा। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ नो इफेक्ट, यहाँ देख रहे हैं आप, ऑन द चेंज इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अ चेंज इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा। द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, यहाँ आप देख रहे हैं, डिक्रीज एट रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेज, मतलब जो रोटेशनल स्पीड अर्थ की है ना उसको अगर बढ़ा दिया जाए तो भी इसमें परिवर्तन आएगा, तो ये डिक्रीज होने लगेगा। द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज एट द रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ डिक्रीजेज, अगर पृथ्वी के घूमने की रफ्तार कम हो जाए, धीमी हो जाए, तो इसमें क्या होगा, बढ़ोतरी हो जाएगी। थोड़ा सा विलोम शब्दों को देख लेते हैं। तो यहाँ जो आप विलोम देख रहे हैं इसमें पहला है अंतरंग, अंतरंग मतलब अंदर की चीज़, अंदरूनी, तो उसका हो जाएगा बहिरंग। और अगम का होता है सुगम, अगम मतलब होता है जहाँ पे आप न जा सके, न जाने योग्य स्थान, सुगम मतलब जहाँ पे आप सुलभता से जा सके। सुशील का दुशील हो जाएगा, अधूरे का अनधूरा भी होता है और पूरा भी होता है, दोनों विलोम हो जाएंगे जो विकल्प आपको मिल जाए। अनुराग का विराग होता है, सज्जन का दुर्जन होता है, अनुकूल का प्रतिकूल होता है, आनंद का निरानंद होता है, विषाद भी हो सकता है। स्वार्थ का निस्वार्थ और परमार्थ दोनों हो सकता है। अनुराग का विराग, आकर्षक का विकर्षक, सधवा का विधवा, सधवा मतलब सुहागिन। अनुलोम का प्रतिलोम, आसक्त का अनासक्त, सजीव का निर्जीव, ये तो सिंपल है, बच्चों वाला विलोम है। अनुरक्ति का विरक्ति, आस्था का अनास्था, सफल का विफल। अग्रज का क्या होता है, अनुज होता है, आरोह का अवरोह होता है और सहयोगी का प्रतियोगी होता है। अकाल का सुकाल होगा, आहार का अनाहार होगा, सदाचार का व्यभिचार होगा। और देख लेते हैं, सकाम का निष्काम होगा, आदर का अनादर होगा और संकल्प का विकल्प होता है। संकल्प मतलब आपके पास कोई अनदर विकल्प नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है, मतलब वो चीज़ आपके लिए कंपलसरी है, आप करेंगे ही करेंगे और उसके लिए आप दृढ़ निश्चय कर लिए, ये मतलब होता है। और विकल्प का मतलब कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन। अभ्यस्त का अनभ्यस्त होता है, आहूत का अनाहूत होता है और सुडौल का बेडौल होता है। अवकाश का अनवकाश होता है, आमिष का निरामिष होता है, सत्कर्म का दुष्कर्म होता है। अनाथ का सनाथ, आविर्भाव का तिरोभाव, सच्चरित्र का दुष्चरित्र। अनुरक्त का विरक्त, आतुर का अनातुर, सुकर का दुष्कर, अवनति का उन्नति, आचार का अनाचार, स्वदेश का विदेश परदेश, अनुग्रह का विग्रह, आयात का निर्यात, सरस का निरस,
नीरस असल में, और अतिवृष्टि का अनावृष्टि, आकीर्ण का विकीर्ण, सुनाम का दुर्नाम, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, आग्रह का दुराग्रह, सक्रिय का निष्क्रिय, अपमान का सम्मान, आदान का प्रदान, सुपात्र का कुपात्र। इसमें उपसर्ग लगाकर ज्यादातर बना हुआ है। अध्याय का अनध्याय, आस्तिक का नास्तिक, सुमति का कुमति, अनाथ का सनाथ, अदोष का सदोष, संगठन का विघटन होता है, ठीक है, संगठन का विघटन होता है, तोड़ना। और देखते हैं, इसके साथ है आशा का निराशा, अपेक्षा का उपेक्षा, सुबुद्धि का कुबुद्धि होता है, आगत का अनागत होता है, आगत का अनागत होता है, अनुरक्ति का विरक्ति होता है, और स्वजाति का विजाति होता है, अतल का वितल होता है, आवृत का अनावृत होता है, संगठित का विघटित होता है, अनुरक्त का विरक्त, आवर्तक का परावर्तक और संशयी का निसंशयी होता है, अज्ञ का प्रज्ञ होता है, आहत का अनाहत होता है, संपन्न का विपन्न होता है, आस्तिक का नास्तिक होता है, गणतंत्र का राजतंत्र होता है, स्मरण का विस्मरण होता है, उत्तर का निरुत्तर होता है, जय का पराजय होता है, संश्लेषण का विश्लेषण होता है, उपचार का अपचार होता है, जाति का विजाति होता है, सगुण का निर्गुण होता है, उद्यम का दुर्द्यम होता है, तृष्णा का वितृष्णा होता है, स्वकीय का परकीय होता है, उत्कृष्ट का विकृष्ट होता है, दुर्बल का संबल होता है, सार्थक का निरर्थक होता है, विलोम, और उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, दीर्घकाय का कृशकाय होता है, और सौभाग्य का दुर्भाग्य होता है। तो यहाँ तक हमने इसे कंप्लीट किया है। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।